सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टारगेट विद अजय को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे मनु के राजनीतिक विचार। मनु ने राजनीति में क्या क्या बताया है और मनु के अनुसार राजनीति कैसी होनी चाहिए, इसी के बारे में आज जो है आपको पढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, जितने हमारे स्टूडेंट जो हैं बीए में ग्रेजुएशन में जो है राजनीति विज्ञान लेते हैं उसमें ये टॉपिक आता है और उसमें मनु के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मनु के राजनीतिक विचार बताइए, मनु ने राजनीतिक विचार क्या क्या दिए हैं। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है मनु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है, यानी मनु स्मृति का दूसरा नाम धर्मशास्त्र है, जिसमें 2694 श्लोक हैं। मनु के द्वारा लिखी गई पुस्तक मनु स्मृति है, जिसको हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं, और इसमें 2694 श्लोक हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे तो कहा जाता है, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मनु के द्वारा ही सृष्टि का विकास हुआ है, यानी मनु के द्वारा ही इस पृथ्वी पे जो है सृष्टि का विकास हुआ है। यानी सबसे पहले जो था मनु ने जन्म लिया और मनु के बाद ही लोग जो है पैदा हुए, यानी मनु से ही सृष्टि का विकास हुआ, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मनु स्मृति। मनु के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है और इसे धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें 2694 श्लोक हैं। उसके बाद मनु ने राजा को 8 देवताओं का अंश माना है, यानी मनु के अनुसार जो है राजा जो है दैवीय अंश है, यानी देवताओं का अंश है, और इसमें जो है 8 देवता मिलकर के जो है एक राजा का निर्माण करते हैं, यानी 8 देवताओं से एक राजा बना है। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद राजा चाहे बालक ही क्यों ना हो, जनता को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अथवा हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मनु है वो राजा को दैवीय स्वरूप मानता है, यानी मनु जो है वो मानता है कि राजा की उत्पत्ति जो है ईश्वर ने की है। उसके बाद मनु के अनुसार राजा को धर्म के अनुसार राज करना चाहिए। यदि राजा ऐसा नहीं करता तो उसे जनता से 100 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। धर्मराज का प्राण है, ऐसा जो है मनु ने कहा कि धर्मराज का प्राण है, ऐसा मनु ने कहा। मनु के अनुसार क्या है? मनु के अनुसार जो है राज्य में जितनी भी राजनीति होती है और राज्य को कैसे चलाया जाए, ये सब धर्म ग्रंथों के अनुसार चलाया जाए, ऐसा मनु ने कहा कि जो धर्म है धर्म के अनुसार ही राज्य में जितने कानून बने वो सब धर्म के अनुसार बने, धर्म के अनुसार ही राजनीति को चलाना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा मनु ने क्यों कहा? क्योंकि उस समय जो थी धर्म और राजनीति एक में मिले हुए थे, अथवा राजनीति जो राज्य था वो धर्म के अनुसार ही चलाया जाता था, इसीलिए उस समय जो है मनु ने ऐसी बात कही। ये पॉइंट याद रखना है कि मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति में 9वें अध्याय में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? सप्तांग का मतलब इसमें 7 जो है सिद्धांत दिए हैं। सप्तांग का मतलब 7, सिद्धांत मतलब सिद्धांत। तो मनु ने जो है सप्तांग सिद्धांत दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? तो मनु ने दिया। और इनमें जो सप्तांग सिद्धांत है इसको भी पढ़ना पड़ता है। मनु का सप्तांग सिद्धांत यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं कि मनु का जो सप्तांग सिद्धांत था उसमें क्या क्या बताया है कि एक राज्य में क्या क्या होना चाहिए और राजा को क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए जिससे एक राज्य बनेगा। तो सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत में बताया गया है कि राज्य में एक स्वामी होना चाहिए। स्वामी का मतलब एक राजा जो समस्त नैतिक गुणों के युक्त हो, यानी उसमें सभी नैतिक गुण हो और वो धर्म को मानता हो, अथवा वो ज्ञानी भी हो
और उसमें समस्त नैतिक गुण हों। तो ऐसा जो है मनु ने बताया है कि राजा कैसा होना चाहिए, समस्त नैतिक गुणों वाला होना चाहिए, उसमें किसी गुण की कमी ना हो। दूसरा बताया है मंत्री, मंत्री बताया सप्तांग सिद्धांत में। दूसरा बताया है मंत्री, यानी मंत्री जो है राज्य को चलाने के लिए कुशल मंत्री भी होने चाहिए जिनसे राजा परामर्श ले सके, और ऐसे मंत्री होने चाहिए जिसका प्रभाव जो हो वो राजा पर पड़े और राजा उनको माने, और वो योग्य मंत्री होने चाहिए, क्योंकि योग्य मंत्री होंगे तभी राज्य जो है चल पाएगा। उसके बाद जो मनु ने पुर को बताया है सप्तांग सिद्धांत में, तीसरे नंबर पर पुर आता है। पुर का मतलब होता है किला, या उसे हम राजधानी कहेंगे। तो पुर का मतलब होता है किला या फिर राजधानी। अब पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए, यानी ये जो पुर और राजधानी है ये पूर्णतया सुरक्षित होने चाहिए, यानी ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहाँ पर जो है शत्रु की पहुँच ना हो सके, यानी वहाँ तक शत्रु जो है ना पहुँच सके, आसानी से जो है इस पुर या किले या राजधानी में जो है शत्रु जो है आसानी से आक्रमण ना कर सके, वहाँ पर जो है राजधानी या पुर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए और पुर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए। राज्य तो होना ही चाहिए, राज्य नहीं होगा तो राजा कैसे होगा, तो एक राज्य होना चाहिए चौथे नंबर पर। उसके बाद पाँचवें नंबर में कोष होना चाहिए। कोष का मतलब होता है यहाँ पर पैसा, पैसा होना चाहिए। यदि किसी राज्य में पैसा नहीं है और वहाँ कोष नहीं है तो राज्य जो है नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितने भी आर्थिक काम होते हैं वो कोष के द्वारा होते हैं। तो कोष या फिर खजाना जरूर एक राज्य में होने चाहिए। उसके बाद जो है उसके बाद दंड, दंड के बारे में जो बताया है, दंड मीन्स यहाँ पर हुआ सेना, यानी किसी राज्य को बनने के लिए सेना उसमें जरूर होनी चाहिए। दंड यानी सेना, किसी राज्य में दंड सेना होनी चाहिए। अब सेना किस किस प्रकार की होगी, तो सेना को भी कई प्रकार से मनु ने बताया है कि जो है हरित सेना हो, और रथ सेना हो, अश्व सेना हो, जन सेना हो, पैदल सेना हो, ये सभी प्रकार की सेना एक राजा के पास होनी चाहिए, एक राज्य में होनी चाहिए, एक राजा के पास होनी चाहिए। कौन कौन सी सेना, हरित सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जन सेना, पैदल सेना, ये सभी सेना जो है होनी चाहिए, इसी को दंड कहा है। उसके बाद जो है ये सेना किस लिए होनी चाहिए, तो राज्य की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए जो है सेना का होना आवश्यक है। यदि सेना नहीं है तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा। तो इस प्रकार से जो है सेना जो है किसी राज्य में होनी चाहिए। उसके बाद मनु ने बताया कि मित्र भी होने चाहिए, कठिन परिस्थितियों में जो है साथ देने वाले मित्र भी होने चाहिए, यानी एक राजा को अपने पड़ोसी राज्य से जो है मित्र संबंध भी बनाने चाहिए। यदि मित्र नहीं होंगे तो कठिन परिस्थिति या फिर कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो उसकी रक्षा में उसकी कौन साथ देगा, तो मित्र देगा। तो मित्र भी होने चाहिए। या फिर कभी जो है राज्य में अकाल या भूखमरी आ गई या कोई रोग फैल गया तो उसकी मदद करने के लिए जो है मित्र अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मनु ने मित्र के बारे में बताया कि मित्र होने चाहिए। अब यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत, यहाँ पर 7 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी, फिर से देखते हैं। स्वामी होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, और पूर्व किला या राजधानी होनी चाहिए। उसके बाद एक राज्य होना चाहिए, कोष होना चाहिए, दंड होना चाहिए और मित्र होना चाहिए। तो यही जो है सप्तांग सिद्धांत है मनु का। और यहाँ पर आशा करते हैं आपको ये सप्तांग सिद्धांत आपको पता चल गया होगा कि सप्तांग सिद्धांत क्या है। तो सप्तांग सिद्धांत में यही 7 चीज़ें बताया है। उसके बाद जो है अब देख लेते हैं कि राज की उत्पत्ति के बारे में मनु ने क्या बताया है। मनु यहाँ मानता है कि राज की जो उत्पत्ति हुई है वो दैवीय शक्ति के द्वारा हुई है। यानी यहाँ पर मनु मानता है कि जो सृष्टि का विकास हुआ है वो दैवीय रूप से हुआ है, यानी देवताओं ने ही सृष्टि का विकास किया है। तो यहाँ पर मनु ने प्रारंभ में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है, उसके बाद राजा की किया है।
यानी पहले जो है सृष्टि का विकास हुआ, उसके बाद राजा का विकास हुआ, उसके बाद राजा की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर हमने बताया था कि राजा की उत्पत्ति के बारे में बताया है मनु ने कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 8 देवताओं ने मिल करके जो है राजा की उत्पत्ति की। अब दोस्तों राजा की उत्पत्ति क्यों हुई, मनु बताता है कि राजा की उत्पत्ति क्यों हुई। तो यहाँ पर रीज़न कारण लिखे हैं कि मनु के अनुसार प्राकृतिक अवस्था बड़ी ही अभद्र और जंगली स्वभाव की थी। यानी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उस समय जो है मनुष्य जो थे बहुत ही अभद्र व्यक्ति थे और जंगली स्वभाव के थे। तो इस अवस्था में लोग जंगली स्वभाव के थे, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार जो है बलवान निर्बल पर अत्याचार करता था। यानी पहले जब विकास हुआ, मनुष्य का विकास जब हुआ, मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो एक प्रकार से वो जंगली स्वभाव का था। यानी उसमें कोई धार्मिक क्रियाएं और नैतिक आचरण नहीं होते थे। जो बलवान होता था वो निर्बल पर जो है अत्याचार करता था। तो इसी सब को रोकने के लिए जो है राजा की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर लिखा है सभी प्राणियों ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा को भेजा। इस प्रकार मनु राजा की उत्पत्ति दैवी आधार पर करता है। यानी मनु यहाँ बताना चाहता है कि जब मनुष्य जो था प्राकृतिक अवस्था में था, यानी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो एक वो जंगली स्वभाव का था। लोग जो थे एक दूसरे से नैतिक व्यवहार नहीं करते थे और उनका व्यवहार जो था इस प्रकार से नहीं था जिस प्रकार से आजकल है। और जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार लोग जो थे, बड़े जो लोग थे यानी बलवान लोग, वो निर्बल पर जो है अत्याचार करते थे। तो इसी सब को देखते हुए लोगों ने जो है भगवान से गुहार लगाई, भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने जो है राजा की उत्पत्ति की, यानी राजा को भेजा अपने प्रतिनिधि के रूप में और कहा कि राजा को उत्तरदायित्व दिया गया कि आप जाइए और सबकी रक्षा करिए, तभी राजा की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर जो मनु है वो मानता है कि राजा की उत्पत्ति जो हुई है ऐश्वरीय रूप से हुई है, यानी ईश्वर ने ही राजा को बनाया है और अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है भेजा है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यह वीडियो जो था पार्ट 1 था। इसके बाद जो है मनु के बारे में अगला वीडियो रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।